हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 1 फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क मेंस। सो जल्दी से सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, इस सेशन में जो आपका मॉक टेस्ट है इसमें आपके टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। आउट ऑफ 40 क्या स्कोर आपका आया है, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। पहला आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज सेलिब्रेटेड 100 ईयर्स ऑफ इट्स हिस्टोरिक हॉर्न्यूमन सर्कल ब्रांच, जो आपकी मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, विद अ अनवीलिंग ऑफ अ स्पेशली मिंटेड 100 कॉमोरेटिव कॉइन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। एक तो यहाँ पे याद रख लो आप, ये लोकेटेड है आपकी मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और इनमें से कौन सा बैंक है जिसने 100 ईयर्स सेलिब्रेट किए हैं इनके हॉर्न्यूमन सर्कल ब्रांच के? तो इट इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर है इस ऑप्शन नंबर बी। और इस ओकेजन पे फाइनेंस मिनिस्टर ने 100 रुपीज का कॉइन जो है वो यहाँ पे रिलीज किया था। साथ में ही यहाँ पे एक बुक जो है वो अनवील की गई है जिसका एडिशन आपका 5th एडिशन है, द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1981 से 1996 के बीच, ठीक है। नाउ इसके अलावा की पॉइंट्स जो इस यहाँ पे इस न्यूज़ में मेंशन किए गए थे, जैसे एसबीआई के टोटल ब्रांचेस आपकी जो है इट इज 22,640 एज ऑफ 2024। और इनका प्लान है फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 500 से ज़्यादा ब्रांच जो है ये अपनी ओपन करेंगे। वहीं पे अगर पूछा जाए इनिशियल ब्रांचेस कितनी थी बिफोर एमलगेशन, इट इज 100 ब्रांचेस, ओके। नेक्स्ट है एसबीआई के एटीएम, 63,000 प्लस एटीएम्स हमारी जो है कंट्री में है एसबीआई के। एसबीआई के कस्टमर की बात करें तो ये आपके 50 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। देन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है 132 मिलियन इंटरनेट बैंकिंग यूज़र हमारे हैं एसबीआई के। देन 287 मिलियन योनो और योनोलाइट ऐप यूज़र हैं। वहीं पे बात की जाए अगर डेबिट कार्ड शेयर की, तो 25% जो है ये आपका एसबीआई का शेयर है डेबिट कार्ड में। जो भी इंडिया में डेबिट कार्ड चलते हैं बेसिकली, उसमें से 25% आपके डेबिट कार्ड एसबीआई के रहते हैं। वहीं पे बात की जाए मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की, तो इट इज 22% ऑफ अ टोटल मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो इंडिया में हो रही है। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट है एटीएम फुटप्रिंट जो है ये 29% है आपका, 29% ऑफ अ टोटल एटीएम फुटप्रिंट इन इंडिया। Next is the REC Power Development and Consultancy Limited has transferred special purpose vehicle for the Khavda 5th A of high voltage direct current transmission project to which among the following organization? तो रिसेंटली यहाँ पे REC Power Development and Consultancy Limited ने ट्रांसफर किया है स्पेशल पर्पस व्हीकल। किसे ट्रांसफर किया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रोजेक्ट के तहत 2 एडवांस आपके जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल स्टेशन है वो यहाँ पे बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जिसकी कैपेसिटी होगी आपके 6000 मेगावाट की, ठीक है। दोनों की आपकी 6000 मेगावाट ईच रहेगी। एंड ये आपके कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे खेवड़ा पोलिंग स्टेशन एंड नागपुर में। फाइन। नाउ पावर ग्रिड की बात करें तो इसके करंट सीएमडी है चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र कुमार त्यागी। हेडक्वार्टर लोकेटेड इसका गुरुग्राम हरियाणा में, स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिशरीज डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड फिशरीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 नवंबर को। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया था 21 नवंबर को? तो 27th एडिशन था। अब फिशरीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड फिशरीज डे की, तो आप ये बताइए कि कौन सी टॉप 3 कंट्रीज हैं जहाँ पे फिश प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चाइना सबसे ज़्यादा जहाँ होता है, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, ठीक है। एंड फिर आता है नाम इंडिया का। तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जहाँ पे फिश प्रोडक्शन आपका होता है। वहीं पे इंडिया के टॉप 3 स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिशिंग होती है, तो पहला नंबर है आंध्र प्रदेश का, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड देन गुजरात, ठीक है। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं इंडिया के जिनमें सबसे ज़्यादा आपकी फिशरीज मतलब फिश प्रोडक्शन किया जाता है या फिशिंग होती है, ठीक है। नाउ अब इस ओकेजन पे वर्ल्ड फिशरीज डे के ओकेजन पे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने होस्ट किया था इवेंट एट दी सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में। और इसका थीम क्या था? इंडिया ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज, ठीक है। अब इस ओकेजन पे ही डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, या ऐसा कहो इन्होंने स्टेट्स, यूटी, डिस्ट्रिक्ट एंड इंडिविजुअल्स को यहाँ पे अवार्ड दिए थे इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। फाइन। अब इन अवार्ड की बात कर लेते हैं, जैसे मरीन
बेस्ट मरीन स्टेट कैटेगरी में केरला को अवार्ड दिया गया है। बेस्ट इनलैंड स्टेट में तेलंगाना, बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उत्तराखंड, बेस्ट यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर, बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट कोल्लम केरला, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट कनकर छत्तीसगढ़, देन बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ये आपका दरंग है फ्रॉम असम, एंड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन यूटी कुलगम जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपके इन कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए थे। इसके अलावा श्री राजीव रंजन सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज के, इन्होंने लॉन्च किया था 5th मरीन फिशरीज सेंसस। ये सेंसस आपका कंडक्ट किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज ICAR, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट विद सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, और ये आपका कंप्लीट किया गया था विद इन 45 डेज। मतलब जो ये सर्वे हुआ था आपका 45 डेज में इसे कंप्लीट किया गया था विद अ वर्कफोर्स ऑफ 3500 फील्ड स्टाफ। ठीक है, अब ये जो आपका यहाँ पे सर्वे किया गया है, ये आपका मतलब जो सेंसस किया गया है ये आपका 2005 से किया जा रहा है बाय द ICAR CMFRI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द रिलीज ऑफ ₹944.80 crore टू द तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड to help the people affected by the cyclone Fingal. The name Fingal was proposed by which country? तो recently जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है 944.80 करोड़ का अमाउंट किस चीज के लिए? तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के लिए, हेल्प करने के लिए ऐसे लोगों को विच आर अफेक्टेड बाय द फिंगल साइक्लोन। नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन हियर इज, फिंगल नाम कौन सी कंट्री ने यहाँ पे दिया था? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस साइक्लोन को नाम दिया था सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, जितने भी आपके साइक्लोन जो नॉर्थ इंडियन ओशियन में आते हैं इनको कौन नाम देता है? मेंबर नेशन ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, इसके मेंबर्स इसको नाम देते हैं और फिंगल नाम दिया गया है सऊदी अरेबिया द्वारा। नेक्स्ट इज, नेम द इंडियन एक्टर हु वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर एट द ईयर अवार्ड एट दी IFFI 2024, जो 55th एडिशन हुआ था आपका गोवा में 20th to 28th नवंबर को। ठीक है, पणजी गोवा में ये आपका हुआ था। तो आंसर हेयर इज, ये अवार्ड दिया गया था विक्रांत मैसी को। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और इस एडिशन की 55th एडिशन की जो थीम थी, इट वाज योर यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, IFFI जो है इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अलॉन्ग विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, इन तीनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था और कंट्री ऑफ फोकस इसका था आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साथ में ही नोट करना है इस इवेंट में जो आपका ऑस्ट्रेलिया का डांस ग्रुप है जिसका नाम है जनावी डांस क्लैन, इसने कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे प्रेजेंट किया था इस एडिशन में। ठीक है, साथ में ही नोट करना है यहाँ पे एक अवार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, बेस्ट डेब्यू इंडियन डायरेक्टर अवार्ड, जिसके लिए कैश प्राइज यहाँ पे रखा गया है 5 लाख का फॉर रिकॉग्नाइजिंग द यंग फिल्म मेकर टैलेंट इन इंडिया। ओके, साथ में ही नोट करना है जो ये आपका फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इस फिल्म फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया गया था 100th एनिवर्सरी ऑफ 4 आइकॉन्स ऑफ इंडियन सिनेमा विच इज राज कपूर, तपन सिन्हा, अक्किनेनी नागेश्वर राव एंड मोहम्मद रफी। ओके, अब बात करेंगे अवार्ड्स की। तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ये भी हमने पढ़ा, विक्रांत मैसी जी को दिया गया है। देन सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, ये दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नॉइस को। देन ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड, ये दिया गया है स्वीडिश फिल्म मेकर लेविन एकिन क्रॉसिंग को। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन फीचर फिल्म, ये दिया गया है नवजोत बंदी वदेकर को। ये नोट करना है, नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ये दिया गया था आपका साराह फ्राइडलैंड को फॉर द फिल्म फैमिलियर टच। देन स्पेशल जूरी अवार्ड, ये दिया गया है फ्रांस के लुइस कॉर्वसर को फॉर देयर फिल्म होली का। ओके, बेस्ट वेब सीरीज OTT में ये दिया गया है इंडिया की लंपन मराठी वेब सीरीज को। क्लियर है, ये भी नोट करना है आपको। नेक्स्ट है गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म, ये दिया गया है टॉक्सिक को। ठीक है, टॉक्सिक मूवी को ये दिया गया है जो लिथुआनियन लैंग्वेज में थी। ओके, नेक्स्ट है सिल्वर पीकॉक अवार्ड, ये 3 कैटेगरी में दिया गया था, बेस्ट डायरेक्टर, देन बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर फीमेल, मेल और फीमेल में ये जो है अवार्ड दिया गया था।
इसके अलावा इस इवेंट में कुछ की पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, जैसे प्रसार भारती ने लॉन्च किया था वेव्स OTT प्लेटफॉर्म एट दिस इवेंट, IFFI जो 55th एडिशन था इसमें लॉन्च किया था। देन नेक्स्ट है आशुतोष गोवारिकर जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया था चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल जूरी फॉर द 2024 एडिशन, और इस जूरी में जो गोल्डन पीकॉक जूरी थी, इस जूरी में आशुतोष गोवारिकर, एंथोनी चेन, एलिजाबेथ कार्लसन, देन जिल बिलकुक एंड फ्रैन बोगरिया जैसे आपके जो है पर्सन्स भी इस जूरी में शामिल हुए थे। साथ में ही ओपनिंग सेरेमनी जो थी, यहाँ पे फिल्म दिखाई गई थी आपकी बेटर मैन। देन क्लोजिंग सेरेमनी जो थी, इसमें ड्राई सीजन नाम की फिल्म दिखाई गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 4th ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 17th to 19th जनवरी 2025। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे आपका 4th ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो है होने वाला है इन मंथ ऑफ जनवरी? तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये फेस्टिवल आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा। और कौन से विलेज में ये आपका होगा? इट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन खेलोंग एंड थोंगरी विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू, इन्होंने नया लोगो 4th एडिशन का ऑफ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल ये रिलीज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विलेज हैज बिकम द फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा आपका विलेज है जो इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बना है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज मसाली गांव, मसाली विलेज फ्रॉम द गुजरात। ठीक है, जो ये विलेज है, इसे सोलर पावर्ड बनाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, जो भी बैंक से जिन्होंने फाइनेंशियल यहाँ पे असिस्टेंट जो है प्रोवाइड किया है, और सोलर कंपनीज, इनके एफर्ट से ये आपका सोलर पावर्ड कम्युनिटी बन पाया है। ठीक है, ये मसाली गांव। अब जो प्रोजेक्ट है, इसमें कितना कॉस्ट लगा है इनका? तो रुपीज 1.16 करोड़ का जो है इसमें इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जो है की गई थी। ओके, नेक्स्ट इज द इंडियन नेवी हैज लॉन्च INS अभय, द 7th वेसल इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज। द वेसल इज बिल्ड बाय विच कंपनी? तो ये आपका वेसल है 7, जिसका नाम है INS अभय। इससे पहले मार्च 2024 में 5th और 6th शिप्स या वेसल्स जो हैं वो इस सीरीज के आपके जो है लॉन्च किए गए थे। 5th वाला जो आपका वेसल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS अग्रे। और 6th वाला जो वेसल है, इसका नाम क्या है? INS अक्षय। ठीक है, और 7th वाले का क्या नाम है आपका? इट इज INS अभय। तो ये सारे नाम याद रखने हैं। और कौन सी कंपनी द्वारा इनको बनाया जा रहा है? इट इज बिल्ड बाय द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। फाइन, नाउ INS अभय की बात करें तो इसकी लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 77 मीटर्स है, विड्थ 10.5 मीटर्स, स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड इसकी हो सकती है अप टू 25 नॉट्स, एंड एंड्योरेंस है, इट इज केपेबल ऑफ कवरिंग 1800 नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ सुगम ऐप फॉर ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन? तो अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सुगम ऐप लॉन्च की है ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि जो फ्रॉड होते हैं उनको कम किया जा सके, और जो बिचौले का काम होता है, ठीक है, जो मिडिल मैन होता है, उसका काम यहाँ पे बंद हो जाए, जो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है, राइट। तीसरा, आप घर बैठे बैठे अपना काम कर सकें, है ना। तो ये 3 चीज़ों का फायदा आपको हो जाएगा इस ऐप के थ्रू। अब इस ऐप आप ये रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर पाओगे? तो आपको फोटोज अपलोड करनी है अपनी साइट की 3 एंगल से, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिटेल्स आपको डालनी है, साथ में ही जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन होंगे वो आपको सबमिट करने हैं। दूसरा, विद इन 15 डेज जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करेगा, एंड थ्रू नेट बैंकिंग आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, जिसका नाम है किसान कवच। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। इस बॉडी सूट को, किसान कवच को लॉन्च किया था जितेंद्र सिंह जी ने, एंड इसका मेन एम क्या है कि जो आपके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं पेस्टिसाइड्स के, उनको
उनसे फार्मर्स को जो है बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए इसे डिज़ाइन किया गया है, जिसका प्राइस जो है वो आपका 4,000 रुपीज़ इसका प्राइस है। एंड इसे डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज ब्रिक इन स्टेम एंड सेफियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिसम्बर देवी अहिल्याबाई Holkar Airport has become the India's first zero-waste airport with the inauguration of a 3,000 square feet material recovery facility at the airport. The airport is located in which state? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है ये आपका इंदौर में लोकेटेड है। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जगह में ये है और इस एयरपोर्ट पे जीरो वेस्ट एयर प्रोजेक्ट के तहत जो है इस फैसिलिटी को लगाया गया है। कौन सी फैसिलिटी की बात की जा रही है? आपका 3,000 स्क्वायर फीट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो इनॉग्रेट की थी आपके यूनियन जो सिविल एविएशन के यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको जो है इनॉग्रेट किया गया था। एंड जो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है ये आपका जॉइंट इनिशिएटिव है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? इट इज इंडिगोज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म जिसका नाम है इंडिगो रीच, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और AAS फाउंडेशन। ओके, इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं आपके किंजारोपू राम मोहन नायडू, इन्होंने इनॉग्रेट किया था एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर इस लोकेशन पे एंड ये कंस्ट्रक्ट किया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹55 करोड़। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द स्विच EI V12 इंडियाज फर्स्ट लो फ्लोर इलेक्ट्रिक सिटी बस? ठीक है, तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनके द्वारा स्विच EI V12 जो है इसको लॉन्च किया गया था? इंडिया की जो पहली लो फ्लोर ई बस है, इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक सिटी बस है ये। इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जिनके यूनियन मिनिस्टर हमारे कौन है? नितिन गडकरी जी। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें इस बस की, तो इसे डेवलप किया है स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने, जो आपका पार्ट है हिंदुजा ग्रुप एंड अशोक लेलैंड। बेसिकली इनकी पार्टनरशिप से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसने इसे डेवलप किया है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपकी जो बैटरी है ये है अप टू 400 किलोवाट आवर इसकी कैपेसिटी है। एंड साथ में ही यहाँ पे अगर कैपेसिटी की बात की जाए पैसेंजर की, तो ये अप टू 39 पैसेंजर्स इसमें आ सकते हैं इजीली। साथ में ही फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है व्हील चेयर रैम्प की, क्लोज सर्किट टेलीविजन दैट इज मतलब CCTV कैमराज यहाँ पे आपके जो हैं वो लगाए गए हैं, रियल टाइम व्हीकल मॉनिटरिंग यहाँ पे होएगी। तो ये सारे फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है। साथ में ही स्विच E1 जो लो फ्लोर इलेक्ट्रिक सिटी बस है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूरोपियन मार्केट में, स्पेन में इसको जो है वर्चुअली लॉन्च किया गया है। फाइन, स्विच मोबिलिटी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक सिटी बस मार्केट है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये ग्रो करेगा एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 21% बाय दी 2030। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था विद EV पेनिट्रेशन ऑफ 70%। Now next is, which state government recently launched the Urja Veer scheme to promote the energy efficient appliances? तो इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसके द्वारा ऊर्जा स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसके थ्रू एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जो हैं वो प्रमोट किए जाएंगे जो आम नागरिक हैं उनको? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। और जो ऊर्जा वीर स्कीम है इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड यहाँ पे विमेन और यंग इंडिविजुअल्स जिनकी एज 18 साल है या उससे ज़्यादा है वो इसके स्कीम में जो है अपनी भागीदारी निभा सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं एज अ ऊर्जा वीर्स। इनको हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा वीर्स। और ये लोग जिनका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा उनको जो है ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे इस जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी इस स्कीम में यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 1,12,000 प्राइवेट इलेक्ट्रीशियंस को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टू हैंडल एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। और ये ट्रेंड ऊर्जा वीर जो हैं ये प्रमोट करेंगे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को, एजुकेट करेंगे पब्लिक को अबाउट देयर बेनिफिट्स कि जो भी ये अप्लायंसेस हैं इनके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, एंड ड्राइविंग द एडॉप्शन ऑफ अ एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं इन पे फोकस किया जा रहा है? ऊर्जा वीर जो हैं ये प्रमोट करेंगे 6 वॉट की LED बल्ब पे। ठीक है, मतलब ये 6 आपके यहाँ पे लिस्ट दी गई है। सेकेंड आता है 20 वॉट का आपका LED ट्यूबलाइट है, 30 वॉट की
ब्रशलेस डायरेक्ट करंट सीलिंग फैन है, 5 स्टार रेटेड एयर कंडीशनर। नेक्स्ट आता है इंडक्शन कुकिंग स्टोव, 10 वॉट LED इन्वर्टर बल्ब। तो ये इनिशियली जो है 6 प्रोडक्ट्स यहाँ पे इन पे फोकस किया जाएगा। फाइन। इसी के साथ जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, इन्होंने लॉन्च किया है एक अनदर स्कीम अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट, जिसके तहत जो एनर्जी एफिशिएंट इंडक्शन स्टोव्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे 55,567 आंगनवाड़ी सेंटर्स को। एंड साथ में ही प्रधानमंत्री अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे बेनिफिशरीज को। जैसे लाइट और फैंस होंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे बेनिफिशरीज को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन December the Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has launched the intensified 100-day tuberculosis elimination campaign to accelerate the fight against TB in Panchkula, Haryana. The campaign will culminate on dash. तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। 100 दिन का कैंपेन आपका है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन कैंपेन, जिसको बेसिकली जो आपका खत्म कब होगा, ये आपका 24 मार्च 2025 में खत्म होगा। और 24 मार्च को जो है हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं और उस दिन ये कैंपेन आपका फिनिश होएगा। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे इन्होंने इस कैंपेन के साथ साथ लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था नेशनल गाइडलाइंस। किस चीज के लिए? न्यू ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रिजीम के लिए, विच इज नोन एज BPALM। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज बेटाक्यूलिन पेट्रोमेनेट एंड लाइनजोलेट बेस्ड मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रिजीम। बेसिकली ये आपका 3 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है और ये इंप्रूव करेगा टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनका जो आउटकम है उनको बेसिकली ये आपका जो है इंप्रूव करेगा बेसिकली। ठीक है। नाउ जो कैंपेन है ये आपका पार्ट है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का। अब टीबी एलिमिनेशन की बात हो रही है तो टारगेट भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का टारगेट क्या है, कि हमें टीबी मुक्त भारत बनना है। 2025 तक का ये टारगेट है। वहीं पे अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के टारगेट की, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है कि हमें 2030 तक जो है हटाना है, एलिमिनेट करना है ट्यूबरक्लोसिस को। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे टीबी के केसेस की, अगर कंपैरिजन करें 2015 से 2023 तक का, तो पहले यहाँ पे जो टीबी के केसेस थे वो होते थे 1 लाख पे 237 केसेस यहाँ पे आते थे 1 लाख लोगों पे। वहीं पे अब ये आंकड़ा हो गया है आपका 1 लाख पे 195 पर लाख का ये आंकड़ा हो गया है। ठीक है। मतलब 1 लाख में से आपका लगभग 200 लोगों को ये टीबी हो है। ठीक है। मतलब जो नए केसेस आते हैं, तो यहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिला है 17.7% का। वहीं पे डेथ रेट अगर बात करें तो ये भी आपका 21.4% से डिक्लाइन हुआ है। अभी ये कितना है? 22 पर लाख पॉपुलेशन आपका है 2023 में। तो काफी यहाँ पे हमें जो है डिफरेंस देखने को मिला है अभी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द 3rd एडिशन ऑफ नई चेतना पहल बदलाव की नेशनल कैंपेन टू कॉम्बैट जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो इनमें से कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा 3rd एडिशन जो है नई चेतना पहल बदलाव की इस नेशनल कैंपेन को लॉन्च किया गया था? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शिवराज सिंह चौहान जो है, इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था, विच इज टू कॉम्बैट द जेंडर बेस्ड वायलेंस। एंड इस कैंपेन का स्लोगन आपका था एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। ओके। नाउ ये जो आपका नेशनल कैंपेन है विच इज द 3rd एडिशन, इसको ऑर्गेनाइज किया था दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड साथ में ही जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था 227 न्यू जेंडर रिसोर्स सेंटर अक्रॉस दी 13 स्टेट्स। और जो ये आपके सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स में जाके आप जो है इंसिडेंट्स जो है उनको रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे साथ में ही आपको जो है लीगल असिस्टेंस भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी इन सेंटर्स में। ओके। नाउ नेक्स्ट इज, recently in December, the Uttar Pradesh has declared a new temporary district in a preparation for the 2025 महाकुंभ मेला, जो आपका 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। The UP government notified the Kumbh Mela area as the dash district of state for a duration of 4 month। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये 4 मंथ के लिए आपका बनाया गया है and it will be the 76th district of UP उत्तर प्रदेश। ओके।
इसका नाम क्या है, महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट रखा गया है। और इसका मेन एम क्या है कि जो बेसिकली डिसिप्लिन यहाँ पे हो पाए और अच्छे से जो तैयारियां हैं वो अच्छे से हो पाए, और जो भी दिक्कतें हैं एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें आती हैं वो कम हो पाए। ओके, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये फंक्शन करेगा अंडर दी लीडरशिप ऑफ मेला अधिकारी जिनका नाम है विजय किरण आनंद। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन कि जो ये जो आपका कुंभ मेला है, ठीक है, महाकुंभ मेला जो है ये कहाँ कहाँ पे आपका होगा। मैंने पहले भी बताया है ये आपका हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयागराज में होता है। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्जॉइंट ट्विन्स डे वॉज ऑब्जर्व ऑन डैश। तो फर्स्ट आपका डे है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ये हम ऑब्जर्व करते हैं 24 ऑफ नवंबर को। ठीक है, इस बार हमने इसे ऑब्जर्व किया था 24 ऑफ नवंबर को, और आगे से हम 24 ऑफ नवंबर को इस डे को हर साल ऑब्जर्व किया करेंगे। ठीक है, नाउ जो ये डे है इसका मेन एम क्या है कि हमें अवेयरनेस फैलानी है अबाउट दी कॉन्जॉइंट ट्विन्स, सपोर्टेड देयर वेलबींग एंड टू प्रमोट देयर सोशल इंक्लूजन। फाइन। नाउ जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था आपका 1 जुलाई 2024 को। ये डिक्लेयर किया था कि 24 ऑफ नवंबर को जो है आपका वर्ल्ड कॉन्जॉइंट ट्विन्स डे जो है ये आपका ऑब्जर्व किया जाएगा, और फर्स्ट वाला हमने 2024 में ऑब्जर्व किया। फाइन। और जो सऊदी अरेबिया है इसने होस्ट किया था पहला इंटरनेशनल कॉन्जॉइंट ट्विन्स कॉन्फ्रेंस 24 से 25 नवंबर को। कहाँ पे ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, रियाद में। ठीक है, एंड द कॉन्फ्रेंस इज को होस्टेड बाय द किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर एंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल गार्ड हेल्थ अफेयर्स। ओके, नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्जॉइंट ट्विन्स थे इनके बारे में भी देख लेते हैं, पूछा सकता है। तो पहले आपके फर्स्ट वेल नोन कोजॉइंट ट्विन्स जो थे इनका नाम है आपका है चैंग एंड एंग बंकर, जो आपका सीएम बेसिकली इनका जन्म हुआ था सीएम में, जो अभी लोकेटेड है आपका थाईलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज वाज इनॉग्रेटेड बाय द एनसीसी कैडेट। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दैट इज इंडिया का पहला अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज जो है ये इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में इन मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, अब नवंबर के मंथ में आपकी जो सीएम थी दिल्ली की आतिशी मार्लेना, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था एंड रोहिणी न्यू दिल्ली में से इनॉग्रेट किया गया था। फाइन। इसके फीचर्स की बात करें तो 25 मीटर फायरिंग रेंज यहाँ पे है, 6 फायरिंग लेन्स एंड बुलेट प्रूफ सीलिंग यहाँ पे लगाई गई है ताकि मैक्सिमम सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए या मैक्सिमम सेफ्टी इंश्योर की जा सके। ठीक है, साथ में ही एक अनाउंसमेंट यहाँ पे इन्होंने किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है डेवलप कर रहे हैं अनदर वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज एट द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कालकाजी। तो ये भी अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे की थी। साथ में ही अब एनसीसी की बात हो रही है तो एनसीसी रेजिंग डे की बात भी कर लेते हैं। एनसीसी रेजिंग डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है फोर्थ संडे ऑफ नवंबर को। ठीक है, इस बार ये 24 नवंबर को आपका ऑब्जर्व किया गया था, एंड इस बार कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया था, तो इट वाज योर 76th एडिशन। ठीक है, नाउ दिल्ली की सीएम की बात हुई है तो रेखा गुप्ता जी की भी बात कर लेते हैं, जो आपकी करंट सीएम है आपकी दिल्ली की। ये 9th नंबर की सीएम है, एंड अगर इन टर्म्स ऑफ विमेन बात करें तो ये आपकी 4th विमेन सीएम बनी है आपकी दिल्ली की। ठीक है, इनसे पहले सुषमा स्वराज आपकी जो है आतिशी मार्लेना जी एंड जो शीला दीक्षित जी थे, ये आपके सीएम विमेन सीएम रह चुके हैं दिल्ली के। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू समिट माउंट शीशपंगमा विच इज लोकेटेड इन दी चाइना। तो पहले इंडियन जिन्होंने इसे क्लाइम किया है इट इज अर्जुन वाजपेयी। क्या नाम है इनका, अर्जुन वाजपेयी। एंड यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जो माउंट शीशपंगमा है ये वर्ल्ड का 14th हाईएस्ट माउंटेन है, जिसकी जो हाइट है वो आपकी 8027 मीटर की है। ओके, नाउ इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने जो है इस माउंटेन को क्लाइम किया है। इसी के साथ फर्स्ट इंडियन तो बने हैं ये, साथ में ही फास्टेस्ट असेंट बने हैं जिन्होंने इसे क्लाइम किया है। विद इन 72 आवर्स जो है इन्होंने इसे बेस कैंप से सबमिट किया था और वापस बेस कैंप पे यह आ गए थे। क्लियर है। इसके अलावा
ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 8000 मीटर पीक्स जो है वो क्लाइम किए हैं, एंड फास्टेस्ट इंडियन एसेंट बने हैं जिन्होंने 8000 मीटर पीक को जो है आपका क्लाइम किया है। ओके, इसके अलावा इन्होंने इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें वर्ल्ड के 14 माउंटेन्स थे, ठीक है, वर्ल्ड के 14 माउंटेन्स जिनको इन्हें सबमिट करना था, और उसमें से अभी तक ये 8 सक्सेसफुली सबमिट कर चुके हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट का भी नाम है, माउंट लोहस्ते, माउंटेन योर मैनसुलू, देन मकालू, चोओए, कंचनजंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका अन्नपूर्णा एंड शीशपंगमा, ये आपका 2024 में इन्होंने क्लाइम किया है। तो 14 में से अभी टोटल इन्होंने 8 ऑलरेडी सबमिट कर लिए हैं, और इनके नाम पे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी है कि ही इज अ यंगेस्ट पर्सन हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट in the 2010 and Mount Lhotse in 2011. Okay. Next question है, which country has won the Davis Cup 2024, the World Cup of Tennis in Malaga, Spain, जो आपका स्पेन में हुआ था, ठीक है। It was the 112th edition डेविस कप का जो स्पेन में हुआ था, and it was won by the Italy, ठीक है। 2023 में भी इटली ने जो है ये डेविस कप जीता था, एंड 2024 में भी इटली ने जीता है, और इटली ने डिफीट किसे किया है, नीदरलैंड को डिफीट किया है। नीदरलैंड की जो आपकी टीम थी उसे डिफीट किया है, जिसके कैप्टन आपके थे पॉल हैरविस, वेरेस इटली टीम के कैप्टन आपके थे फिलिप्पो वॉलेंड्री, ठीक है। इटली जो है ये डेविस कप जीती है 1976 और 2023 में, नाउ यहाँ पे 2024 भी जुड़ गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि नीदरलैंड जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नीदरलैंड है वो डेविस कप में फाइनल में पहुंचा था फर्स्ट टाइम। ओके, इसी के साथ यहाँ पे इटली पहले नंबर पे जो था हमने पढ़ा अभी। सेकंड नंबर पे कौन था, सेकंड नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पे आपका है कनाडा। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। डेविस कप जो आपका स्टार्ट हुआ था 1900 में, ये आपका एक चैलेंज है बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएसए, और ये आपका मेंस टेनिस है, इंटरनेशनल टीम इवेंट ये होता है आपका मेंस टेनिस का, जिसे ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और बाय 2023 155 नेशंस ने प्रैक्टिस किया है इस कंपटीशन को, एंड इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनुअल टीम सपोर्टिंग कंपटीशन। और यहीं पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैलेंज होता है ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए के बीच में, तो यूएसए ने इसमें 32 विक्ट्रीज हासिल की हैं, जिसके साथ ये मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री बन जाती है। ओके, next is the first ever UN International Day for prevention of and fight against all form of transitional organized crime was observed on dash। तो आपका फर्स्ट एडिशन ऑब्जर्व किया गया है यूएन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कब ऑब्जर्व किया गया है ये, तो 15 नवंबर 2024 को ऑब्जर्व किया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। अब इसका थीम क्या था 2024 का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्टील्स, करप्ट्स एंड किल्स, इट्स टाइम वी पुल टुगेदर टू पुश बैक। तो ये इसकी थीम थी आपकी। अब ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्या क्या क्राइम इसमें आते हैं वो देख लेते हैं, जैसे स्लेवरी, ड्रग, वेपन्स, करप्शन, ये सब इसके पार्ट हैं। टाइप्स की बात कर लें तो ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती है। इवन साइबर क्राइम हो गया आपका, क्राइम दैट अफेक्ट्स एनवायरमेंट, इलिसिट ट्रेडिंग इन फायर आर्म्स, तो ये सारी चीजें आपका ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंडर आती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन डिसंबर द यूनियन मिनिस्टर Rama Mohan Naidu recently unveiled the centenary celebration logo of नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेसिकली जो ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसे 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं अभी 21 दिसंबर को, एंड इसी ओकेजन पे इन्होंने यहाँ पे इसका सेलिब्रेशन लोगो जो है वो अनवील किया था। एंड हेयर क्वेश्चन इज कि जो आपका ये एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ लोकेटेड है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लोकेटेड इन दी कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे सैनिटरी सेलिब्रेशन लोगो इनका अनवील किया गया था। इसी के साथ इस इवेंट में उड़ान यात्री कैफे जो है वो भी ओपन, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये अनाउंसमेंट की गई थी कि ये ओपन होगा इस एयरपोर्ट पे। एंड जो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है उसके तहत जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होंगे उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस को ये और एनहांस करेगा। ठीक है, यहाँ बाय प्रोवाइडिंग दी क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मील्स।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन with support from Biotechnology Industry Research Assistance Council, that is BIRAC, to combat antimicrobial resistant. तो इनमें से कौन सी आपकी फार्मा कंपनी है, ठीक है, जिसने डेवलप किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन, जो डेवलप किया गया है विद सपोर्ट फ्रॉम BIRAC, ठीक है, किस चीज के लिए, किसको कॉम्बैट करने के लिए, एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंट को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है वॉकआर्ट, ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये एंटीबायोटिक जो है इसे डिजाइन किया गया है कि ये ट्रीट करेगा, ये बेसिकली किसको ट्रीट करेगा, कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया को, CABP को ये आपका ट्रीट करेगा, उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये दवाई आपकी एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ की जाएगी और मार्केट में कौन से नाम से आएगी, मिकनाफ नाम से ये मार्केट में आएगी। नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, दैट इज BRIC, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड द One Day One Genome Initiative to showcase the enormous microbial potential of India. The launch was announced by Dash on the first foundation day of a BRIC, that is on the 9th November 2024. तो रिसेंटली जो फर्स्ट फाउंडेशन डे था आपका BRIC का, विच इज योर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, इसके ओकेजन पे यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, One Day One Genome इनिशिएटिव, और इसका अनाउंसमेंट किया गया था जो आपके G20 शेरपा है अमिताभ कांत जी द्वारा इसको जो है आपका अनाउंस किया गया था, एंड ही इज ऑल्सो फॉर्मर CEO ऑफ अ नीति आयोग, ठीक है। अब जो ये इवेंट हुआ था जहाँ पे इसे जो है लॉन्च किया गया था इस इनिशिएटिव को, One Day One जीनोम इनिशिएटिव, इट वाज लॉन्च इन द न्यू दिल्ली के NII, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। एंड इस इनिशिएटिव को कोऑर्डिनेट कौन करेगा, इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द BRIC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोम्स, जो आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ओके। Now next question है, the CCI Competition Commission of India has imposed penalty of ₹dash crore on Meta for abusing its dominant position through WhatsApp 2021 privacy policy. तो रिसेंटली यहाँ पे मेटा के ऊपर इम्पोज किया गया है पेनल्टी 213.14 करोड़ का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है, व्हाट्सएप 2021 प्राइवेसी पॉलिसी जो है आपकी 2021 में बेसिकली व्हाट्सएप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो अपडेट की गई थी, जिसके थ्रू यूजर का डेटा जो है आपका शेयर किया जा रहा था मेटा कंपनीज के साथ, ठीक है, फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस या जो भी कोई रीजन इनका हो विच इज इलीगल, ठीक है। तो इसी वजह से CCI ने यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज की है और डायरेक्ट किया है व्हाट्सएप को टू सस्पेंड देयर शेयरिंग ऑफ यूजर डेटा फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस फॉर 5 ईयर। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। इसके अलावा अगर मेटा प्लेटफॉर्म की बात करें तो मेटा प्लेटफॉर्म और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, व्हाट्सएप का हमें पता है, इंस्टाग्राम, थ्रेड, ये भी इनका ही है, ठीक है। नाउ मेटा की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो करंट इसके CEO आप सभी को पता है मार्क जुकरबर्ग है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कैलिफोर्निया USA में। कब स्टैब्लिश किया गया था, 2004 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे मेटा इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके करंट CEO कौन है, संध्या देवनाथन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर हैज इनॉग्रेटेड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज जियो साइंस म्यूजियम एट द विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग इन डैश। तो रिसेंटली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धांकर जी, इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का GSI का जियो साइंस म्यूजियम इनॉग्रेट किया था। कौन से स्टेट में, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसे जो है आपका इनॉग्रेट किया गया था। क्लियर है। अब म्यूजियम जो है इसे डेवलप किसने किया है, ग्वालियर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अलॉन्ग विद नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसमें 2 रिमार्केबल गैलरीज आपकी जो है बनाई गई हैं। एक तो आपकी है प्लैनेट अर्थ, दूसरी आपका शो करती है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। क्लियर है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके हैं असित शाह, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ओके। Next is, as per the recent announcement by the
Commonwealth Games Federation, how many sports will feature in a 23rd edition of Commonwealth Game 2026 which is set to be held in Glasgow, Scotland? तो आपका जो 23rd एडिशन होगा 2026 में कॉमनवेल्थ का, इसमें कितने स्पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे होंगे आपके, तो परफॉर्म किए जाएंगे। तो ये है आपके 10, ठीक है। पहले ज़्यादा होते थे बट इस बार यहाँ पे इसको रिड्यूस करके 10 पे ले आए हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है जो पहले होस्ट आपका था, आप सभी को पता होगा इसका जो होस्ट है वो चेंज हुआ है। पहले ये आपके विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने थे, ठीक है, बट अभी ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। और यहाँ पे जो होस्ट चेंज हुआ है उसकी वजह से इनको कम टाइम मिला है प्रिपरेशन करने का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, एंड दैट इज वाई ओनली 10 स्पोर्ट्स आर देयर, ठीक है। ऐसा यहाँ पे रीजन उन्होंने दिया है, फाइन। अब ये कब होंगे? जो 23rd एडिशन है ये आपका 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 में होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ओके। कौन कौन से यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स जो है इस लिस्ट में दिए गए हैं, तो ये आपके हैं एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स, देन स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्ट, ट्रैक साइकिलिंग एंड पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड पैरा पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स एंड पैरा बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल एंड 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल। तो इन 10 जो स्पोर्ट्स हैं उनको शामिल किया गया है। नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की अगर बात की जाए, इसके करंट प्रेसिडेंट आपके हैं डेम लुइस मार्टिन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन यूके में, और इसे 1932 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, फाइन। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखो आप, इंडिया के जो आपके मेडल्स आते थे, क्रिकेट में आते थे, बैडमिंटन में आते थे, हॉकी में आते थे, ठीक है, तो इन टाइप के जो आपके स्पोर्ट्स हैं वही हटा दिए गए हैं, तो इंडिया पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और आगे यहाँ पे मतलब मेडल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ हुआ था, उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स जो हैं वो आपके शामिल किए गए थे, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने दी है। जैसे 3x3 बास्केटबॉल, ये तो आपका इस बार भी है, ठीक है। देन स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, ये भी शामिल किया गया है इस बार। देन आपका बैडमिंटन देखो था, क्रिकेट था, ठीक है। इसके अलावा रग्बी, सेवन्स, स्क्वाश, ये सब, हॉकी, ये सब यहाँ पे शामिल किए गए थे। इस बार काफ़ी यहाँ पे जो आपके स्पोर्ट्स हैं वो हटा दिए गए हैं, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी विल प्रोवाइड 6 kits ऑफ अ LM-2500 मरीन गैस टर्बाइन इंजन्स टू पावर इंडियन नेवीज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल, दैट इज NGMV। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज़ अ USA बेस्ड एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। इनके द्वारा हमें मतलब इंडियन नेवी को LM-2500 मरीन गैस टर्बाइन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ अब जो आपके NGMV है, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल है, ये डेवलप कौन करेगा? तो इट विल बी डेवलप्ड बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। कौन डेवलप करेगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और इन आपके जो इंजन्स हैं इनकी टेस्टिंग और असेंबल कौन करेगा इसको? इट विल बी डन बाय द HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स इंडस्ट्रियल एंड मरीन गैस टर्बाइन डिवीजन इन बैंगलोर, इंडिया। तो ये इसे असेंबल और टेस्टिंग ये करेंगे, और फिर इसको कंस्ट्रक्ट NGMV को कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये इनमें ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम स्पीड ये अटेन कर सकता है इट इज 35 नॉट्स एंड इट कैन कैरी एंटी स्पेस वेपन्स। ये आपके एंटी स्पेस नहीं, सॉरी, एंटी सरफेस वेपन ये जो है वो आपका कैरी कर सकता है, फाइन। नाउ ये जो आपके NGMV है, इन शिप्स की जो डिलीवरी है ये बोला गया है मार्च 2027 तक की जाएगी, ठीक है। मार्च 2027 तक ये की जाएगी, 2027, फाइन। नेक्स्ट इज Indian Army has introduced dash units of ASME machine pistol into Northern Command। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है 550 यूनिट्स आपकी ASME मशीन पिस्टल इनके नॉर्दर्न कमांड में, ओके। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर C। और ये जो आपकी मशीन पिस्टल है ये आपकी 100% मेड इन इंडिया वेपन है, जिसको डेवलप किया है आपके कर्नल प्रसाद बंसोद अलॉन्ग विद दी DRDO एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, जो आपकी ASME है इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? हैदराबाद बेस्ड लोकेश मशीन्स ने, इस कंपनी द्वारा इसको आपका मैन्युफैक्चर किया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैट इज IAEA ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन विच इज PAAT, पर्सनल अलार्म असेसमेंट टूल।
ठीक है, इस एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया है टू स्ट्रीमलाइन रेडिएशन अलार्म असेसमेंट एट अ एयरपोर्ट एंड बॉर्डर्स। वेयर इज द IAEA हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं इस ऐप की, जो आपकी PAAT ऐप है। पैट ऐप जो है ये सपोर्ट करेगी फ्रंटलाइन ऑफिसर्स को, जैसे कस्टम और लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल आपके होंगे, ठीक है, टू एक्सेस रेडिएशन अलार्म विच इज ट्रिगर्ड बाय द पीपल एयरपोर्ट पे, बॉर्डर क्रॉसिंग में, या फिर आपके अदर जो भी एंट्री पॉइंट्स होंगे वहां पे। ओके, जो ऐप है करंटली ये अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश में अवेलेबल है। एंड जो पैट है ये आपका एक पार्ट है IAEA सूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टूल्स जो अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल टू सपोर्ट कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटिंग देयर न्यूक्लियर सिक्योरिटी मेजर्स। एंड इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द IAEA इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ श्री जयवर्धनापुरा, श्रीलंका, जो आपकी श्रीलंकन यूनिवर्सिटी है उसके कोलैबोरेशन से इसको जो है डेवलप किया गया है। और ये आपकी एक सिमिलर ऐप है विच इज योर टूल फॉर रेडिएशन अलार्म एंड कम्युनिटी इवैल्यूएशन, ट्रेस मोबाइल ऐप की जैसे ही है, जिसको IAEA ने 2017 में लॉन्च किया था। क्लियर है? नाउ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो करंट डायरेक्टर जनरल इसके कौन है? राफेल मैरियानो ग्रोसी, और इसे 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DRDO हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ गाइडेड डैश अ मल्टी पैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL वेपन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, दैट इज PSQR वैलिडेशन ट्रैक्स। तो DRDO ने रिसेंटली फ्लाइट टेस्ट किया था पिनाका का, तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जो फ्लाइट टेस्ट किया गया है ये बेसिकली 3 फेजेस में किया गया था। डिफरेंट आपकी फील्ड फायरिंग रेंजेस जो थी वहां पे इसका टेस्ट किया गया था। एंड यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है वो है कि इसे डेवलप किसने किया है? तो DRDO की जो लेबोरेटरी है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलप्ड एस्टैब्लिशमेंट, इसके द्वारा इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। एंड यहाँ पे जो इसका फीचर है कि साइमल्टेनियसली हम जो है 12 रॉकेट्स इसमें यूज कर सकते हैं विद इन अ 40 सेकेंड्स। ठीक है, और कितना एरिया ये कवर करेगा? 700 बाय 500 मीटर्स का ये एरिया इससे कवर हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रीवियस वर्जन्स की बात करें यहाँ पे पिनाका MK1 की, तो इसकी रेंज कितनी है? इट इज 38 किलोमीटर्स रेंज। पिनाका जो सेकंड थी आपकी, इसका रेंज था 60 किलोमीटर्स, और अभी जो लेटेस्ट अपग्रेडेड वाली आई है इसका रेंज कितना है? 75 किलोमीटर्स का है। ठीक है, अब DRDO की बात कर लेते हैं। इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है समीर V कमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सबमिटेड अ लेटर ऑफ इंटेंट to your International Olympic Committee future host commission to host Olympic and Paralympic Games of डैश ईयर। तो इंडिया ने बेसिकली लेटर ऑफ इंटेंट जो है सबमिट किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को कि क्या हम होस्ट कर सकते हैं 2036 का पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक गेम्स बेसिकली। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2036 के ओलंपिक के लिए ये लेटर ऑफ इंटेंट इंडिया ने सबमिट किया है, इंडिया की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा सबमिट किया गया है। और ऐसे ही टोटल आपकी 9 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये आपका लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट किया है, इंक्लूडिंग मैक्सिको, इंडोनेशिया, टर्की, पोलैंड, इजिप्ट एंड साउथ कोरिया। Next question is, name the personality who has released the 3 publications of a Supreme Court of India। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने 3 पब्लिकेशन यहाँ पे रिलीज की है सुप्रीम कोर्ट की? तो इट इज आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 3 पब्लिकेशंस कौन कौन सी हैं? पहली आपकी बुक है जस्टिस फॉर नेशन, नेक्स्ट इज प्रिजन्स इन इंडिया, एंड लास्ट इज लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल्स। ये 3 पब्लिकेशंस यहाँ पे रिलीज की गई थी बाय दी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट इज द DRDO has recently in November handed over the authority holding seal particulars, that is AHSP, of a P7 parachute system to Directorate General of Quality Assurance। The P7 parachute system is developed by dash। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डेवलप किया है P7 पैराशूट सिस्टम को? तो इसको डेवलप किया गया है बाय द एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है और क्वालिफाइड किया है
P7 पैराशूट सिस्टम को। फाइन। इसके अलावा जो आपकी ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री है कानपुर यूपी में, इसने फैब्रिकेट किया है पैराशूट सिस्टम को, एंड जो ये सिस्टम है इट इज केपेबल ऑफ सेफली ड्रॉपिंग पेलोड्स अप टू 9.5 टन्स। तो ये ध्यान में रखना है कि ये पेलोड कितना कैरी कर सकता है, अप टू 9.5 टन्स फ्रॉम IL-76 एयरक्राफ्ट, और ये आपका अप टू 4 किलोमीटर्स की जो एल्टीट्यूड है वहां से पेलोड ड्रॉप कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज DRDO ने रिसेंटली आपका जो है मेड इन फ्लाइट टेस्ट किया था आपका किस मिसाइल का, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का। ठीक है। कहाँ से किया गया था, ओडिशा से किया गया था। ओडिशा का जो आपका चंडीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, ठीक है, वहां से इसको फ्लाइट टेस्ट किया गया था, इसकी टेस्टिंग की गई थी, एंड इट वाज लॉन्च फ्रॉम द मोबाइल आर्टिकुलेट लॉन्चर। ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस मिसाइल को मॉनिटर किया गया था फ्रॉम द सेवरल रेंज ऑफ सेंसर्स, जैसे आपके रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, ये डिप्लॉय किए गए थे आपके चंडीपुर ओडिशा की जो ITR रेंज है आपकी वहां से। ठीक है। नेक्स्ट इज अब लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसे डेवलप किसने किया है ये पता होना चाहिए। इट इज डेवलप्ड बाय द बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट अलॉन्ग विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर DRDO लेबोरेटरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा हैदराबाद बेस्ड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है and Bangalore based Bharat Electronics Limited, they are the two development cum production partners of this missile. Okay. Next question है, who is the author of a book titled Modialogue Conversation for a Viksit Bharat? Modialogue क्या है आपका, it is Modi and Dialogue. Okay, इससे ये आपका Modialogue बनाया गया है, वर्ड बनाया गया है, and it is a book जो आपकी लिखी गई है बाय अश्विन फर्नांडिस। ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अश्विन फर्नांडिस आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग के। इन्होंने ये बुक प्रेजेंट की है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। एंड इस बुक में आपका बेसिकली ये जो बुक है इसमें किसके बारे में बताया गया है, आपका जो वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस है PM मोदी जी की जो रेडियो आपका शो होता है मन की बात, उससे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे हाईलाइट्स दी गई हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 8th एडिशन ऑफ विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 विच वॉज हेल्ड इन बिहार? तो इनमें से कौन सी टीम थी जिसने ये 8th एडिशन आपका जीता था? इट इज इंडिया। इंडिया ने डिफीट किसे किया था? चाइना को डिफीट किया था। और ये आपका चैंपियनशिप कब से कब तक हुई थी? 11 से आपकी 20 नवंबर तक ये हुई थी राजगीर बिहार में। ठीक है। और इंडिया ने डिफीट किसे किया था? चाइना को डिफीट किया था। वहीं पे अगर रिवॉर्ड की बात करें तो फर्स्ट रैंक इंडिया ने हासिल किया था और इंडिया को यहाँ पे $10,000 का रिवॉर्ड दिया गया है। चाइना को $7,000 का एंड जापान को जो थर्ड नंबर पे था इसे $5,000 का अवार्ड दिया गया है। वहीं पे बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि ये 10 लाख रुपीस हर एक जो टीम मेंबर है उसको प्रोवाइड करेगा, हर एक प्लेयर को प्रोवाइड करेगा। देन हॉकी इंडिया ने बोला था कि ये 3 लाख रुपए पर प्लेयर प्रोवाइड करेंगे एंड 1.5 लाख प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट स्टाफ को। वेयरएज यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, जो दीपिका कुमारी जी थे जो टॉप गोल स्कोरर यहाँ पे इस चैंपियनशिप में रही थी और फाइनल गोल भी इन्होंने किया था, तो इनका नाम पूछा जा सकता है। वेयरएज इंडिया ने कितनी बार ये टाइटल जीता है विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का? तो ये 3 बार जीता है और साउथ कोरिया ने भी 3 बार जीता है, ये ध्यान में रखना है। तो दोनों ही हाईएस्ट टाइटल स्कोरर हैं। ठीक है। अब इंडिया ने कब जीता था? 2024 में, 2023 में और 2016 में जीता था। वेयरएज आपका अगर बात करें इस चैंपियनशिप की तो ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? एशियन हॉकी फेडरेशन। इसमें जो एशिया की 6 बेस्ट टीम्स होती हैं उनको यहाँ पे खिलाया जाता है। और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी साथ में देखेंगे एशियन हॉकी फेडरेशन की। तो करंट प्रेसिडेंट कौन है इसके? इनका नाम है डाटो फ्यूमो ओगुरा। हेडक्वार्टर है आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिट ऑफ DRDO हैज डेवलप्ड द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिलिकॉन कार्बाइड wafers and fabricating gallium nitride high electron mobility transistors along with the monolithic microwave integrated circuit। तो इनमें से कौन सी DRDO की यूनिट है जिसने इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है? तो इट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी। आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो SiC है जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स हैं, इट विल इनेबल हाई एफिशिएंसी पावर
इलेक्ट्रॉनिक्स, वेयरएस जो आपका गैलियम नाइट्रेट हाई इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स हैं, ये आपके बेसिकली दे विल प्रोवाइड अ एसेंशियल, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एंड हाई पावर एप्लीकेशंस, जैसे ये आपका रेडार और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में आपका काम आएगा। फाइन। अब इन टेक्नोलॉजीज का मेन एम क्या है कि हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, साइज रिड्यूस करना है और परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहांस करना है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक हम ऑब्जर्व करते हैं 19 से 25 ऑफ नवंबर को, और यहीं पे अगर क्वेश्चन बने आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये होता है 18 ऑफ अप्रैल को। ठीक है, 18 ऑफ अप्रैल को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। नाउ अब वापस क्वेश्चन में आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज वीक की थीम क्या होती है? इट इज डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इसकी शुरुआत, जो ये इवेंट था आपका वर्ल्ड हेरिटेज वीक का, इसके इवेंट की शुरुआत की गई थी आपके यूपी के टेम्पल से, सीताराम टेम्पल इन सोरोंजी उत्तर प्रदेश। एंड ये वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन आपका खत्म हुआ था विद अ स्पेशल प्रोग्राम एंड एडिशनल रामायण थीम्ड एग्जीबिशन, जो यूपी के अतरजी खेरा में एग्जीबिशन हुआ था। इससे ये आपका खत्म हुआ था इवेंट। नाउ अब कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एज ऑफ 2024 इंडिया में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से 35 आपकी कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट हैं और एक आपकी मिक्स हेरिटेज साइट है। और रिसेंटली कौन सी साइट इसमें ऐड हुई थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर? इट इज मोदेम फ्रॉम असम। नाउ एएसआई के बारे में भी देख लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके हैं युद्धवीर सिंह रावत। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1861। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया के लेजेंडरी सारंगी एक्सपोनेंट एंड पद्मा अवार्डी पंडित राम नारायण रिसेंटली नवंबर पास्ड अवे, इन विच ईयर ही वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री फॉर आर्ट। तो पंडित राम नारायण जी की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्हें 1976 के दौरान जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके अलावा और अवार्ड्स जो इन्हें मिले हैं, जैसे पद्म भूषण 1991 में दिया गया था, पद्म विभूषण 2005 में, इसी के साथ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, कालिदास सम्मान इन्हें मिला था बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। देन आदित्य विक्रम बिरला कलेश शिखर पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था संगीत कला केंद्र द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज लॉन्च द ऑफिशियल वेबसाइट pbdindia.gov.in for the 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन न्यू दिल्ली, दिल्ली along with डैश। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है, कौन सी पर्सनालिटी है जिनके साथ मिलकर एस जयशंकर जी ने लॉन्च किया था आपका वेबसाइट 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के लिए? तो आंसर इज मोहन चरण मांझी, जो सीएम है आपके उड़ीसा के। इनके साथ मिलके इन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया था फॉर द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, जो आपका 8th से 10th जनवरी तक चला था। भुवनेश्वर उड़ीसा में ये हुआ था। ठीक है, तो अगर वेन्यू का पूछा जाए तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा था। ठीक है, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके मतलब इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते थे यहाँ पे। साथ में ही आपका जो 18th एडिशन था प्रवासी भारतीय दिवस का, इसका थीम क्या था? डिस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ठीक है, अब यहीं पे अगर पूछा जाए कि 17th एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका 2023 में 17th एडिशन इसका इंदौर में हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। फाइन। अब ये डे हम मनाते क्यों हैं? प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया। ठीक है, एंड फर्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन आपका कब हुआ था? 9 से 11 जनवरी 2003 को ये हमने ऑब्जर्व किया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।